अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है। आज के दिन जहां हम सब ये दिन मिली जोशो जज्बे से मना रहे हैं, वहीं पर हम पर यह लाजिम है कि हम इस बात पर भी गौर व फिक्र करें कि आज़ादी के इन 77 सालों में हमने क्या हासिल किया है और क्या हमने गंवाया है। 77 सालों की बात करें तो 77 सालों की आज़ादी के बदले हमने इस मुल्क को क्या दिया है। हम इस मुमलिकत खुदादाद को एक रोशन और चमकता सितारा बना सकते हैं, या फिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बायस हम अपने इस्लाफ और अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल नहीं कर सके हैं। आज का दिन जहां खुशियों का दिन है, वहीं पर खुद एहतिसाबी का भी है। खुद एहतिसाबी सिर्फ हुक्मरानों की ही नहीं होती नाज़रीन, एक आम शहरी की हैसियत से भी अपनी करनी चाहिए हमें। खुद एहतिसाबी इनफरादी हैसियत से क्या इस मुल्क की देखभाल करना, इसकी तरक्की के किरदार अदा करना सिर्फ हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, या फिर बतौर शहरी हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं जिनसे हम ना सिर्फ गाफिल हैं बल्कि पहलू तही किए हुए हैं। बतौर आम शहरी इन 77 बरसों में हमारा रियासत के साथ रवैया कैसा रहा है। हमने बतौर आम शहरी और हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां खुश अस्लूबी से अंजाम दी हैं, या फिर हमने गुज़श्ता 77 साल अल्लाह के अता करदा इस तोहफे की नाकदरी में ही गंवा दिए हैं। और क्या मुस्तकबिल में भी हम इसी रविश पर कारबंद रहेंगे, या फिर हम किसी मुस्बत तब्दीली के इम्कान पर कारबंद रहेंगे और कोई इम्कानात मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं हमारे पैनल में मौजूद है। हमारे साथ एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब और वेरी वार्म वेलकम। आज 14 अगस्त से आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आबिद अब्बासी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। पीजे मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन क्या आज़ादी का हक हम वाकई अदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, आज़ादी का हक हम अदा नहीं कर रहे, हमें करना चाहिए। बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी आएगी। हमें बिल्कुल पुरुम्मीद चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ओवर द लास्ट 77 ईयर्स, और आज भी एक मुश्किल के अंदर, इकोनॉमिक डिप्रेविटी एंड ऑल दैट। लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है, हम सब उम्मीद से हैं। उम्मीद से ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ हमें इत्तफाकी चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान बना तो कायद आज़म की 3 अल्फाज थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसमें से हम थोड़ा लड़खड़ाए हैं और उसकी वजह से हमने ईस्ट पाकिस्तान भी गंवा दिया, और आज हमारे पास जो खिता है इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आती है, पूरी दुनिया में आती है। लेकिन इसको हमने फ्रंट फुट पे आगे जाके टैकल करके इसको हमने रिजॉल्व करना है, और ये जो रिजॉल्व है ये हर एक के अंदर होना चाहिए ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर हम रिजॉल्व नहीं रखेंगे अपने अंदर तो फिर मुसीबतें आती जाती हैं। तो आज का एक बड़ा अच्छा दिन है, और याद रखें कि जिस मुल्क में भी आप चले जाएं वो मुल्क बहुत अच्छे हैं, वो आपको अपनी नेशनैलिटी भी देते हैं, आपको हर चीज़ आपको रखते भी हैं, आपका ख्याल भी करते हैं, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, अपना मुल्क हमेशा अपना होता है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानीज मोस्टली पाकिस्तानीज पूरी दुनिया में जहाँ बसे हुए हैं, आखिर में आते कहाँ हैं? पाकिस्तान में दफन होने के लिए आते हैं। और ये एक लगाव है, प्यार है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जो कि मैं समझता हूँ कोई इसको छीन नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर आबिद अब्बासी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान वैसा है जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा था, या कहीं कोई कोताही रह गई है? जी, बहुत शुक्रिया मरियम खान साहिबा, आपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को आज जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी, पीजे मीर साहब को भी, आपकी टीम को भी, और तमाम जो देखने वाले हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक। देखिए, पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारा जो है वो सब कुछ है। हम इस धरती ने हमें पैदा किया है, और जिस तरह जो आपका सवाल है कि क्या हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जो ख्वाब देखा था या जो पाकिस्तान के मकासद थे
थे या जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल किया था, जहाँ पे वो अपने जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाई थी, इलामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, उसकी बुनियाद के ऊपर बरसगीर में वो मुसलमान जो 1000 साल तक बरसगीर के ऊपर हुक्मरान रहे थे, उन मुसलमानों ने अपना एक अलहदा वतन जो है वो हासिल किया था। और इस वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी, हम सब जानते हैं, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लाखों औरतों की अस्मत दरी हुई, बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए और फिर हमने ये खित्ता ज़मीन हासिल किया। तो अचीवमेंट्स की बात देखें, कौमों की ज़िंदगी में 77 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। अगर हम दुनिया की कामयाब नेशंस की बात करते हैं तो हज़ारों सालों की उनकी तारीख़ है। इन तमाम मराहल से, बल्कि इनसे इंतहाई जो है वो तकलीफ़ दे और सख्त मराहल से वो कौमें गुजरी हैं, उनके यहाँ जंगो जदल हुई हैं। और पाकिस्तान जिसकी क्रिएशन के वक्त हमारा जो हिंदुस्तान से हमारी अलहदगी होती है, तो जो सामान हमें दिया गया वो नाकारा था। जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी को तकसीम करने में साजिशें हुई, जिस तरह पाकिस्तान के बनने के बाद ही हमें इसकी एग्जिस्टेंशल थ्रेट्स जो थी वो थी कि इसकी बका होगी कि नहीं, हिंदुस्तान के यहाँ इसको तस्लीम नहीं किया गया था। कांग्रेस ने और हिंदू अक्सरियत ने पाकिस्तान की तख्लीक को तस्लीम नहीं किया था। और ये बारहा हमारे पास ऐसे मौक़े के ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये खाकम बदहन कायम नहीं रह सकेगा। लेकिन हमने देखा कि उन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बल्कि वो मुल्क जहाँ पे इब्तदाई दिनों में टेंट्स के अंदर जो है वो उसको दफातर कायम किए गए थे, कागज़ जो हमारे पास मैसर नहीं थे, शाखों के जो कांटे थे उनसे फ़ाइलों को जो है वो कंपाइल किया गया। आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान ने बेशुमार मौके में दुनिया में अपनी हैसियत को मनवाया है। अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से अपने वजूद के ख़तरात को जो है वो सर्वाइव किया है, उसको रेजिस्ट किया है और आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। और ये हम पाकिस्तान की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हमने मुख्तलिफ शोबों में, हम देखिए, हमने हमारे यहाँ लोगों ने साइंस के शोबे में नोबेल प्राइज़ जीते। एक बहुत कमज़ोर बनने वाले मुल्क में हमारे यहाँ अमन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। हमारे लोगों ने खेल के मैदानों में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अभी रिसेंटली जिस तरह हमें पता है कि अरशद नदीम जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हाँ, कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और हमें अपना जो है वो मुहासबा करना चाहिए कि पाकिस्तान शुरू दिन से उन मुश्किलात का शिकार था। हम अपने यहाँ गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर नहीं बना सके, हम अपने यहाँ कोई गवर्नेंस का एक सेट सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सके। अगरचे हमारे फाउंडिंग फादर्स का भी एक बड़ा क्लियर कट विजन था कि पाकिस्तान एक फलाई जमहूरी रियासत होगा। और इस सिलसिले में हमने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमने रूल्स ऑफ गेम तय किए, हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी रियासत का अपने शहरियों के साथ। तो इस तरह अगर हम अपनी अचीवमेंट्स गिने तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी कमज़ोरियों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें उन वजूहात को देखना चाहिए जिसकी वजह से हम आज मुश्किलात का शिकार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नाउमीदी जो है वो हमारे दीन में भी गुनाह है और नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी ख़राबियों के बावजूद इतनी पोटेंशल रखता है कि वो कौमों की ज़िंदगी में, कौमों की इस कमेटी ऑफ नेशन जो है इसमें एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, जो आपने कहा कि जो भी कौमें बनी हैं उनकी जो तारीख को अगर हम देखें तो वो हज़ारों सालों पर मुहित है और हमारे ये कुछ 70 से कुछ ऊपर 77 साल हैं जिस पर हमने फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि इन 77 सालों में हमने जो हासिल किया, क्या उसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ हुकूमत पर जो आयद करते हैं, हम अवाम होकर हुकूमत पर सब चीज़ें डाल देते हैं, तो क्या उसके अंदर कोई इनफरादी तौर पर हमारा भी कोई किरदार होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो इनफरादी तौर पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? और फुकदान किस चीज का है? क्या जज्बे का फुकदान है? किस चीज का फुकदान है? देखिए जी, जो भी आता है हुकूमत वो तनकीद का एक निशाना बनता है और बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो है नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अवाम की है। अवाम ने अपने आप को खुद ठीक करना है। वो खुद ठीक होंगे तो वैसे ही आपके पास एक लीडरशिप आएगी। सही। अच्छी अवाम होगी, अच्छी लीडरशिप आएगी। अवाम डी ट्रैक होगी, डी ट्रैक लीडरशिप आपके पास आएगी।
ये जो हम रस्ते में फेंक देते हैं, ये मोटरवेज पे, अब तो मैं देख रहा हूँ अफसोस से कि वो नैपीज फेंक रहे हैं, ये गंद बना फेंक रहे हैं रोडों पे, तो वैसे आप देख लो कहीं भी चले जाओ, तो ये हुकूमत का कसूर तो नहीं है ना। लेकिन हम कसूरवार किसको ठहराते हैं? हुकूमत को। तो भाई आपने और मैंने क्या किया है? आपने और मैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो ये 1 मिनट के अंदर अच्छी हो हुकूमत, बुरी हो हुकूमत, कोई भी हो, हम तो उसको ब्लेम करते हैं। हमने, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने, हमारी अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे दुनिया के अंदर आप चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, वो कैसे कैसे फाइन्स हैं कि आप करेंगे तो आपको फाइन्स होंगे। तो हमें आई थिंक इस शोबे के अंदर जरा अपनी एक का ध्यान ज्यादा देना है कि जरा अपने लॉज को जरा तकड़ा करें, और साथ साथ जो आवाम है इसको भी चाहिए कि अब आप देखें कि ये मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ये तो वो हैं जो कि मौत के कुएं चिल्लाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट हैं, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये नहीं समझते कि पीछे ये कितना गंद छोड़ के आ रहे हैं और पीछे कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और गहराई की चीजें जिसको हमने ठीक करना है, तो ठीक होंगी इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें लॉज अपने सख्त करने, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और हर चीज ठीक हो सकती है। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। So basically, हमारी implementation of law, stringent application of law, and at the same time, आपके और जो मेरे जो जिम्मेदारी है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। हम जहाँ जाते हैं कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और फिर हम फट जो वो सोशल मीडिया पे चले जाओ, इधर चले जाओ, हुकूमत है ये क्या। भाई हुकूमत के मिनिस्टर्स आके नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट हो, और ना ही कोई करते, ये आप और मैं करते हैं। तो हमें collectively, whether we support 1, 2, 3 or all the parties, we should be supporting Pakistan. That is the bottom line. आपने बिल्कुल सही बात है, हमने अपने मुल्क को देखना है ना, हमने देखना है कि हमारा मुल्क किस तरीके से स्ट्रांग होगा, कैसे मुस्तहकम होगा। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, बहुत अच्छी बात की पीजे मीर साहब ने कि हमने खुद को देखना है, खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज़ का नाम है। आपको क्या लगता है, हम 14 अगस्त को जिस तरीके से मनाते हैं, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन उसी दिन हम अपने मुल्क को गंदा भी कर रहे होते हैं, हम अपने मुल्क को कभी भी उस तरीके से साफ नहीं रखते, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। अगर वतन से मोहब्बत है तो क्या वतन से मोहब्बत सिर्फ ग्रीन कपड़े या वाइट कलर के कपड़े पहनने से, या 14 अगस्त का वो जो झंडा है या वो पाकिस्तान का झंडा लहराने से, क्या उससे मोहब्बत का इजहार होगा, या फिर हमें अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लानी होगी जिससे पता चलेगा कि हम वाकई अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उसके लिए एक इंसान को, एक कौम को एज ए पर्सन हमें क्या किरदार अदा करना होगा? जी दुरुस्त है, मैं पीजे मीर साहब की बात से भी किसी हद तक इत्फाक करता हूँ कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है, एक सिविक सेंस होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जी कि कौमें जो हैं वो लीडरशिप से बनती हैं, लीडरशिप जो है वो कौम को लेके चलते हैं, कौम का मोराल बुलंद करते हैं, कौम को एजुकेट करते हैं। जिस तरह एक क्लास के अंदर एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस से गुजारता है, वो उनकी सोशल ग्रूमिंग करता है, वो उनके सिविक सेंस की ग्रूमिंग करता है। इसी तरह लीडर्स जो होते हैं वो कौम की तरबियत करते हैं, और लीडर्स जो होते हैं वो कौम को एक डिसिप्लिन कौम बनाने में गाइड करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, बहुत अर्ली उनकी वफ़ात हो गई, वो बीमार थे। उसके बाद हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा। 1970s में हमारे एक लीडर उबरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कौम को बहुत हद तक डिलीवर किया, जिस डिलीवरेंस की बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चूँकि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, आप देखिए कि हमें 23 साल लगे एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में, जो अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शंस करवाने में और उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उस लीडरशिप को हमने फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद भी हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो ग्रो नहीं कर सकी, कुछ लीडर्स को हमारे यहाँ कत्ल कर दिया गया, और बेशुमार लीडर्स को। मैं पीजे मीर साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि हुकूमतों के ऊपर तनकीद करना ये हक भी है और पूरी दुनिया में होता है, लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमने लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, और हमारे यहाँ वो विजनरी लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकी जो हमें, जो पूरी कौम को एजुकेट करती, पूरी कौम को लेके आगे चलती, उसका विजन होता, वो वीजन ट्रांसलेट होता, वो सेल्फलेस लीडरशिप होती, वो एजुकेशनली और एकेडमिकली क्वालिफाइड होती, वो पॉलिटिकल साइंस के उसूलों को समझती होती, करिज्मेटिक लीडरशिप के साथ साथ वो वाइज लीडरशिप भी होती। तो हमारे यहाँ ऐसा फुकदान हुआ और हमने अपने लीडरों का कत्ल भी किया। तो अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ कौम बनने में एक बड़ी रुकावट ये थी कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ डेवलप नहीं हो सका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप नहीं हो सका। 1947 से लेकर आज तक हमने 20 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स ट्राई किए। जो हुकूमत एक अपने पाँव जमाती है, वो कौम को डिलीवर करने की पोजीशन में आती है, तो अनफॉर्चुनेटली उस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। हम एक कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर सके। अगर हमारे यहाँ इलेक्शंस टाइम पे होते, हर 5 साल के बाद पहले हम एक पूरा कंसेंसस से एक हम रूल ऑफ गेम्स तय करते, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन पे तमाम लोग मुकम्मल ईमान की तरह अमल करते, तो हमारे यहाँ कौम डेवलप हो सकती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स डिरेल होती रही, हम कॉन्स्टिट्यूशंस को टॉपल करते रहे, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हम अमल नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है वो कंसिस्टेंसी ना होना, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी ना होना, रूल ऑफ लॉ का ना होना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ना होना, और उसके नतीजे में लीडरशिप। अब देखिए लीडरशिप भी कहाँ से पनपती है? लीडरशिप अवाम उन्नास से ग्रो करती है। अवाम उन्नास के यहाँ जब एक्टिविटीज़ होती हैं, अवाम उन्नास के यहाँ जब स्टूडेंट्स यूनियंस होती हैं, अवाम उन्नास के यहाँ ट्रेड यूनियंस होती हैं, उसके अंदर से पॉजिटिवली एक्टिविटीज़ के नतीजे में लीडरशिप डेवलप होती है। वो लीडरशिप दरअसल अवाम उन्नास का ग्रास रूट लेवल की डिमांड्स और विजन को लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चला। हम देखते हैं कि कायदे आज़म की वफ़ात के बाद फौरी तौर पर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस थी, उसके अंदर हमने उन मौलवियों की और रिलीजियस क्लर्जी को बहुत ज़्यादा वेटेज देकर उनकी मर्ज़ी से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप करने की कोशिश की। बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि उनमें से अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान की क्रिएशन की मुखालिफ थी। फिर हमने देखा कि 1950s में ही, फ्यू इयर्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमने ग्लोबल जो डिफेंस पैक्ट्स थे, देखें उसकी ज़रूरत हमारे यहाँ इसलिए मौजूद थी कि हम एक सर्वाइवल का थ्रेट था, हमें अपने से एक बड़े दुश्मन से एग्जिस्टेंशनल थ्रेट था, जैसे मैंने पहले कहा। तो हमें मजबूरन वेस्ट के उन डिफाई मायदों में जाना पड़ा, जैसे सीटो है, सेंटो है। तो ग्लोबल पावर्स को हमारे यहाँ अपनी गेम्स खेलने का, चूँकि छोटी कौम का किसी बड़ी कौम के साथ बराबरी की सतह पर रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। जो छोटी कौम होती है वो मजबूरी के आलम में मायदों में जाती है, और उसको ज़्यादा जो है वो सरेंडर करने पड़ती हैं अपनी अथॉरिटी, अपनी सॉवरेंटी और अपनी आज़ादी, जो अनफॉर्चुनेटली हमने किया। और फिर नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल पावर्स की ग्रेट गेम्स हमारे यहाँ हो गई। उसके नतीजे में हम अपना एक सिस्टम डेवलप नहीं कर सके, अपनी सॉवरेंटी जो है वो एक एब्सोल्यूट सॉवरेंटी हम नहीं कर सके। हमारे फैसले पाकिस्तान के अंदर होने के बजाय अनफॉर्चुनेटली बाहर से इन्फ्लुएंस होते रहे। नतीजा ये निकला कि हमारी लीडरशिप भी वैसे डेवलप होती रही जैसे ग्लोबल पावर्स चाहती रहीं। आज भी हम जिस मसले का शिकार हैं कि कुछ साल पहले हमने जिस तरह से एक हाइब्रिड 5th जनरेशन वार को डेवलप किया, अब वो हमारे गले पड़ी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपने इंडिजिनस फैसले, अपने अंदरूनी फैसले, अपने अंदरूनी मसाइल को और अपने अंदरूनी वसाइल को और अपनी अंदरूनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी अंदरूनी डिमांड्स को लेकर नहीं करेंगे और हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस होंगे, तो नतीजतन हमारे यहाँ ना तो लीडरशिप डेवलप होगी, ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप होगा, और ना हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है जिसके कि एक जुमला अगर आप मुझे इजाज़त दें कि हमारे यहाँ वसाइल की कमी नहीं है। एक बलूचिस्तान के अंदर सैकड़ों सालों की हमारे यहाँ जो हमारी पोटेंशियल है वो मौजूद है, हमारी जो मटीरियल पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि ना तो हम अमन कायम कर सके, ना हम अपनी कौम को एक कौम बनाने में कामयाब हुए। हम मुत्तफिक हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इसी हवाले से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद वहाँ पर बात करेंगे सियासी लीडरशिप में कि एक मेज़ पर बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, मुल्की मफाद के लिए क्यों नहीं बैठते, आज के दिन ये अहद क्यों नहीं किया जाता। एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे पैनल में हैं पीजे मीर साहब और हमारे साथ डॉक्टर आबिद अब्बासी मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, हम ब्रेक से पहले मैंने कह के गई थी कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे सियासी लीडरशिप के हवाले से कि मुल्की वसीतर मफाद के लिए एक मेज़ पर बैठने को हमारी क़यादत क्यों राज़ी नहीं होती, अपनी अना को हम एक तरफ क्यों नहीं रखते और मुल्क को और मफाद में हम क्यों नहीं जाते, और ये क्यों नहीं देखते कि मुल्क को हमने कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे मुस्तहकम बनाना है, किस तरीके से हमारी मैशत आगे लेकर हम चल सकते हैं। अपनी अनाव को क्यों नहीं साइड पे करते। हमेशा सिर्फ तनकीद की जाती है और अपोजिशन को हमेशा ब्लेम किया जाता है, ब्लेम गेम हमेशा चलती रहती है। क्यों नहीं अपना एहतसाब किया जाता और सियासी मफाद को साइड पर रखते हुए मुल्की मफाद में क्यों नहीं बैठा जाता एक मेज़ पर। देखिए, हमारी जो कहानी है, पॉलिटिकल कहानी बहुत पुरानी है।
जो आपने कहा कि क्यों नहीं बैठा जाता, तो एक जमाने में ये मुगल्स भी इस तरह ही निकल गए थे बाहर, और उसके बाद जब रंजीत सिंह आया उसके बेटों का हाल देखो, इसी तरह निकल गए, क्योंकि हर बंदा चाहता है पावर उसके तो दूसरे के पास पावर ना जाए, और यही वजह है हमारा डर है। हमारे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है ही, आप कैलिफेट्स को ले लो, बिकॉज हर बंदा कहता था कि मुझे बैत दो, नहीं दिया, किसी को असैसिनेट कर दिया, किसी को क्या कर दिया, एंड दिस इज आवर हिस्ट्री। सो द क्वेश्चन इज कि हमने अपने आप को डिसाइड करना है कि हम कहाँ एक जमाने में दुनिया को बताते थे एज मुस्लिम्स कि भाई हमने क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स है, इस्लामिक अचीवमेंट्स, तो आज देखो कि वो हमें बता रहे हैं कि हमारी क्या है, हालांकि हमारी अचीवमेंट्स है वो। ये क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है कि मैंने पावर करनी है, तुम कुछ नहीं हो, और तुम कुछ नहीं हो तो मैं ही मैं हूँ, और ये जो ईगोटिस्टिकल जो हमारी पॉलिटिक्स है और ईगोटिस्टिकल माइंड्स है, इसी वजह से हम आगे नहीं जाते। आप मुझे बताएं ना, ये दोनों का, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, दोनों का काम नहीं है कि एजुकेशन को मुफ्त करो। इराक में देखो, उसका जीरो था, 0% लिटरेचर इनका, इसका जो रेट था एजुकेशन का। तो आप मुझे बताओ कि जब वो हुआ, उन्होंने इराक वॉर कर दी, उधर ऊपर से एक नेशन बढ़ रही थी, तो हमने अपने अंदर अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है। एजुकेशन को मुफ्त करो या सस्ता कर दो, बिल्कुल, क्योंकि हम देखो ना, गरीब आदमी जो है हमारा, ज्यादातर तो गरीब है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो वो बेचारा अगर उसको आपने आप कह लो कि सस्ते या मुफ्त एजुकेशन नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो आपकी एलीट क्लास ही ये रूल करती रहेगी। तो गरीब आदमी आया है पॉलिटिक्स में, मुझे पता, गरीब तो मजीद गरीब होता जाएगा और बिलाखिर खत्म हो जाएगा। यस, एक ही था वो बुलेदी बलोचिस्तान का, वो एक गधे के ऊपर आया करता, गाड़ी भी नहीं थी, सेनेटर था वो जनरल मुशर्रफ के टाइम के ऊपर। बिल्कुल, हमें चाहिए ग्रास के ऊपर से लोग लेके आए जो नब्ज जानते हैं लोगों की। हम ये एक एटीट्यूड कर लें, हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, हम हर जगह जाते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। तनकीद होगी, होती रहेगी, आपने स्टर्न एक्शंस नहीं लेने, आपने उसको नेगेट करना है, आपने बातचीत करनी है, और तभी मुल्क आगे चलते हैं। लेकिन जब आप एक हार्ड लाइनर एक एटीट्यूड कहीं भी ले लो, आप देख लोगे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आपने हार्ड लाइनर अब 30s के अंदर ले लिया था, और तो फिलहाल सफरेट्स की वो मूवमेंट शुरू हो गई थी, कालों के साथ में क्या किया, ब्लैक मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो ये जो आप जितना करोगे, कुछ दुनिया से हमें सीखना है, हिस्ट्री से सीखना है। हम एक डेवलपिंग नेशन है, अफसोस ये है कि चाइना देखो हमारे साथ है, वो कहाँ बैठ गया, हम कहाँ हैं। जस्ट लुक एट दैट। हम कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हमारी सबसे ज्यादा जो दोस्ती है वो आप कह लो कि डेस्पोटिज्म के अंदर है, मोनार्की के साथ है, डिक्टेटरशिप के साथ है। तो ये जो चीजें हैं हमने अपने आप को तेने, हम लॉस की बात करते हैं, आधा एंग्लो सैक्सन है, आधा शरीयत है, ना तीतर है ना बटेर है। हमें अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना है। आप देख लो 4-5 साल से हम कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट्स हो रही हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन पे हमने मिलजुल के करनी है, और ये मिलजुल के होगा, अकेला कोई नहीं करेगा। पीजे मीर साहब, पीटीआई फिर से धरना देने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है, क्या इस तरीके से चलता रहेगा? मुल्क आगे कैसे चलेगा? सिर्फ एक पावर की गेम जो आपने बात की कि सिर्फ अपनी पावर के लिए एक इगोइस्टिक माइंड है, एलीट क्लास माइंड है, उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हम मुल्क का सोचते नहीं है, सिर्फ अपनी ईगो, अपनी पावर्स का ख्याल रख रहे हैं। अब ये जो धरना देने जा रही है, आगे मुल्क की सियासत में क्या होने वाला है? फिर से दोबारा से वही सर्कल चलता रहेगा? धरना कह लें या प्रोटेस्ट कह लें, ये हर एक ऑपोजिशन का एक राइट, लेकिन उसको अगर आप एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दोनों का नुकसान है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि धरने के साथ आपकी हुकूमत आ जाएगी, तो जो आप आज आपने नुकसान किया है उसको 2 साल तो उसकी रिकवरी में लग जाएगा। तो आप ऐसे रास्ते पे चलो क्यों? आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने कोई डिबेट करनी है, असेंबलीज में जाएं, यूज द असेंबलीज, यूज द सेनेट। ये है आपके, अगर करोड़ों लोग वेदर गवर्नमेंट के सपोर्टिव हैं या ऑपोजिशन के, ये रोडों पे आके अपने फैसले करें, तो फिर आप ये असेंबलीज को और सेनेट को और बाकियों को खत्म कर दो ना। फिर इसका फायदा क्या है इनका? सो वी हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव कि हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। अगर आप समझते हैं कि स्ट्रीट पार से कोई गवर्नमेंट जाएगी, कोई नहीं जाएगी, जाती है तो उसका आगे नुकसान भी आपने देख लिया है। आपने भुट्टो साहब का देख लिया था, गिराओ जलाओ हर चीज, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म ही लेके आए थे ना। आज तक आपकी इंडस्ट्री बढ़ी,
आपकी इंडस्ट्री रिकवर नहीं की है जो आपने उस वक्त किया हुआ था 70s के अंदर। ये तो हफीज मिर्जादा ने मेरे घर पे आके, ये शहबाज लॉर्ड नजीर थे, गौस अली शाह, हुसैन लबाई सारे बैठे थे, ही एग्रीड, ही सेड जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने ये जो किया है। सो द क्वेश्चन इज कि बाद में हम गलती को एक्सेप्ट कर लें, दैट इज अनदर थिंग, बट व्हाई डू इट इन द फर्स्ट प्लेस? देखो ना, पाकिस्तान इज नॉट रिकवर्ड सिंस देन। सो हमें आज भी, मैं समझता हूँ कि डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं। वी हैव टू सिट डाउन, वी हैव टू टॉक, एंड बातचीत के अलावा मैं कहता हूँ आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। वी हैव टू टॉक एंड कंटिन्यूअली टॉक, दैट्स द वे फॉरवर्ड। ठीक है, हम डॉक्टर आबिद से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये डेडलॉक का खात्मा कब होगा? कौन बिठाएगा आखिर इनको बातचीत के लिए? अगर बातचीत का आगाज ही नहीं करेंगे तो चीजें आगे कैसे लेकर चलेंगे? सब अपनी अपनी अना में बैठे हुए, इन अना को कौन पहले तोड़ेगा? देखिए, अना और डेडलॉक की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ की कमी है। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि पहले हम बैठकर रूल्स, गेम्स के हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह मुल्क चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं, गेम्स के जो रूल्स होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब ये तय हो गया, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने, तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूनानिमसली रूल्स ऑफ गेम्स तय कर दिए, जिसको हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये तो तय हो गया कि हमने मुल्क में डेमोक्रेसी लेके चल रही है। अब अगर आपने मुल्क में डेमोक्रेसी आपको नहीं चाहिए तो आपको पूरे मुल्क का दोबारा कंसेंसस चाहिए, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। देखिए, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक, अगर उसको हम पॉलिटिकल साइंस के उसूलों की कसौटी के ऊपर देखें तो वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा संगे मील है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने ये तय किया कि हमने रहना कैसे है इस मुल्क में, शहरियों के हुकूक क्या होंगे, हुकूमत का स्टाइल क्या होगा, हुकूमत इलेक्ट कैसे होगी, ये उस आइन में तय हो गया। अब उस मसला उस आइन के ऊपर अमल दरामद का है। उसके बाद हमने देखा कि मार्शल लॉ, 2 मार्शल लॉ पाकिस्तान में आए, लेकिन वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान की तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को जोड़ के रखा हुआ है। एक बात तो ये तय हो गई कि ये हमने नहीं, पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बैठ कर तय किया कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है। तो वो तो हो गया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब सवाल ये है कि ये जो डेडलॉक है, ये जो अना है, ये रूल्स ऑफ लॉ के ऊपर अमल ना करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल ना करना है। जो कुछ इस मुल्क में हुआ एजुटेशन के नाम के ऊपर, 9 मई को फॉर इंस्टेंस हम ले लें, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे था कि किसी भी मुल्क के अंदर उनकी जो हसास तनसीबात होती हैं, जो उनके शुहदा की यादगारें होती हैं, उसके ऊपर हमले की इजाज़त दी जाती है? दुनिया के किसी रूल ऑफ लॉ में ये मौजूद है? The answer is big no. बिल्कुल आपने सही कहा। जब इत्तेमाद पैदा हो जाएगा, जब रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर आ जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब देखा जाएगा कि क्या आइन के मुताबिक दुरुस्त है, क्या नहीं है, तब ये मुल्क चलेगा। हमारे साथ ही रहिएगा, एक यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक न्यूज़ टॉक। यहाँ पर प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हुए बात करें। पीछे मीर साहब हैं, डॉक्टर आबिद अब्बासी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आबिद अब्बासी ने जैसे कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पीछे मीर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि गैर मामूली गिरफ्तारी अभी रिसेंटली जो कि हुई है, क्या फौज ने ये फैसला कर लिया है कि अब खुद एहतसाबी करनी है, चाहे वो इदारे के अंदर हो चाहे बाहर हो, कानून की हुक्मरानी को देखा जाएगा? बानी पीटीआई की मुश्किलात में इन तमाम सिचुएशन के बाद कितनी मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी उनके लिए, और क्या अब भी उनके लिए कोई रास्ता है कि वो किसी तरीके से बाहर आ सकें, या फिर मुश्किलात जो हैं वो बस बढ़ती जानी है उनके लिए? देखें जी, ये जो आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में इसके फार फिचिंग इफेक्ट्स होंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको सबको बैठ के, even the military has to sit down and talk amongst themselves कि भाई आपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है। Will you be interfering in the political affairs of Pakistan or not? क्योंकि मिलिट्री का एक रोल तो है, वो तो आप उसको छीन नहीं सकते। तो आपको स्टेबल रखना है, क्योंकि जब आप स्टेबल नहीं होते हैं और आपस की आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, सब 4 नंबर गेट पे पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की बदखोइयाँ करते हैं, और जो अच्छी बात कर जाता है उसको वो इंस्टॉल हो जाता है। वो तो ये कब तक चलेगा और कब तक हम ये इस तरह की ऑफिसर्स को ट्राई करते रहेंगे? बिकॉज इसमें बदनामी है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो चीजें हैं ये इन कैमरा होनी चाहिए, इन चीजों को आप बिल्कुल करो। यू हैव टू डिस्कस दीज, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे आप नेशनल इंटरेस्ट को उधर वेवर ना करो। हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, हर जगह कॉम्प्लिकेशंस है, और जो अभी आप ऐसा बात कर रहे हैं ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं है यहाँ।
आपके पास हर किस्म का लॉ पड़ा हुआ है इधर, बट इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, क्योंकि आप फंस जाते हैं शरिया में और एंग्लो सैक्सन लॉज के अंदर। आपके क्या कहते हैं वो तारीख पे तारीख डलती जाती है। तो हमें अपने कोर्ट्स को भी तेज काम करो, और हम काम करते हैं हाइंडसाइट पे। और भाई जब वक्त होता है उस वक्त क्यों नहीं तुम बोलते हो? बिल्कुल। बाद में तो जब पावर चला जाता है फिर तुम सारे शेर बन जाते हो। मजा तो उस वक्त आता है कि जब पावर में बंदा हो उस वक्त बात करे, उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होती है। जब चला जाता है सब शेर बन जाते हैं। सो इस चीज को आपने देखना है कि ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है। आपने उसी वक्त एक्शन लेना है वेयर यू सी समथिंग इज रॉन्ग। और ये क्यों चेंज हो रहे हैं? ये आपके 6 जजेस का जब लेटर आ गया उसके बाद आपके माहौल ही चेंज हो गया, which is for the good. But at the end of the day, why was it before? देखो ना, मैंने एक इंटरव्यू उनको किया जस्टिस नसीम हसन शाह को। He admitted कि यार हमसे गलती हो गई कि भुट्टो साहब को फांसी दे स्प्लिट डिसीजन के ऊपर। बाद में हमेशा रियलाइज होता है। नहीं जी, होता है। कहता है अपनी नौकरी भी तो बचानी थी ना हमने। अब मुझे बताओ, ये जवाब है यार, नौकरी बचानी थी। एक बंदे को फांसी लगा दी है, नौकरी बचानी थी यार, खुदा के लिए। मेरे पास अभी भी ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है, ओरिजिनल अभी तक पड़ी मेरे पास। ठीक है, पीछे मीर साहब शो का टाइम बहुत कम है, तो जाते हुए बस डॉक्टर आबिद अब्बासी के भी एक बिल्कुल लास्ट के हम उनके रिमार्क्स लेते जाएं। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, पीटीआई के जो बानी है वो कहते हैं कि हुकूमत जो है सिर्फ 2 माह की रह गई है, सिर्फ मेहमान है 2 माह की, और मजीद इलेक्शंस क्या आप होते देख रहे हैं? क्योंकि शहर इक़्तिदार में तो टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, क्या आपको नजर आ रहा है ये सब? बिल्कुल शॉर्ट कमेंट्स दीजिएगा। देखिए क्या करेगी टेक्नोक्रेट की हुकूमत। आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को चलने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चलने दीजिए। अगर कुछ ऐसा होने जा रहा है तो गलत होने जा रहा है। अगर हुकूमत को डिरेल किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यही वो बुनियादी नुक्ता है कि कौम को हम इत्मीनान दें कि जो हुकूमत बनती है उसने 5 साल रहना है। एक सूरत हुकूमत के निकलने की होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पर आपको हाई जो ट्रेजन का मुकदमा होता है आपके ऊपर, वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जिस हुकूमत की अगर अक्सरियत नहीं रहती, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की अक्सरियत बन जाती है तो वो हुकूमत बना ले। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, और ये दुनिया भर में डेमोक्रेटिक जो डिस्पेंसेशन है उसके अंदर ये रूल है। तो अगर तो PMLN की या उनकी कोalition की पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं रहती तो जिसकी अक्सरियत हो वो हुकूमत बना ले। इसके अलावा किसी भी तरीके से हुकूमत का खात्मा जो है वो गैर आइनी है और इस मुल्क को मजीद पीछे लेके जाएगा। ये तजर्बात हमने किए गुज़िश्ता 77 सालों में, ये तजर्बात बुरी तरह नाकाम हुए। रिसेंटली आपने बानी PTI की बात की, हमने उसको एक तजर्बा किया, उस तजर्बे ने पाकिस्तान को 100 से $300 तक पहुंचा दिया। पेट्रोल जो है वो 80 रुपए से 300 रुपए तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान का गरीब किसी भी तरह के नुकसान का। बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहती हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर आबिद अब्बासी और PJ मीर साहब, हमारे साथ दोनों ही बहुत सीनियर तजुर्बाकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया, के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।